बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ फारूक बलोच मौजूद हैं, जिनको आपने अक्सर पहले समा डिजिटल के उस पर देखा होगा और फिर बाद में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर अपने फाइनेंस से रिलेटेड तबसरे और तज्जिए देते हैं। इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने यूएस में भी तालीम हासिल की और फिर अभी रिसेंटली यूके के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे। तो पूरा हम ये सफ़र जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रज़ा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फारूक भाई, बचपने के बारे में बताएंगे, पाकिस्तान के किस एरिया में रहे, एजुकेशन कहाँ से हासिल की और फिर वहाँ से लेके यूनिवर्सिटी तक का सफ़र। यार, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। और पीला स्कूल हम कहते थे जिसमें हम गए थे, प्राइमरी वहाँ से किया था। यूज्ड टू वेयर येलो शलवार कमीज हम लोग पहनते थे। और आई रिमेंबर समथिंग व्हिच नाउ साउंड्स फनी। वो हमारी जो साल की फीस होती थी वो 16 रुपए होती थी उस दौर में। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा आजम के ज़माने का हूँ, बट लाइक इट्स लाइक अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। लेट 80s अर्ली 90s। तो मुमताज़ प्राइमरी स्कूल होता था समवेयर नियर लांडी, एक अस्पताल चुरंगी के नाम से पकड़ा, जो इंडस्ट्रियल एरिया ना लांडी का। हम्म। तो क्योंकि माय फादर यूज्ड टू वर्क विद सैसी व्हिच इज सेम एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। तो उनकी अपनी कॉलोनी में हम लोग रहते थे, वहीं पे स्कूल था। उधर से मैंने प्राइमरी किया था। देन वी मूव टू गुलशन हदीद व्हिच इज क्लोज टू स्टील मिल जहाँ पर है। तो वहाँ मैंने 6 क्लास से ज्वाइन किया था। उधर एक गोशा गुल नाम का स्कूल था। पहले साउथ के नाम से होता था, फिर गोशा गुल नाम हो गया उसका। तो इट्स प्रीटी ऑर्डिनरी। आई मीन वो भी बस पढ़ते पढ़ते करते करते 6 क्लास से मैंने इंग्लिश मीडियम स्विच किया था। तो मैं फेल हो गया था पहली दफा में। कुछ समझ ही नहीं आता, उर्दू मीडियम से पढ़ कर आए थे। बट क्लास के एंड तक बस पास कर लिया था उसको। फिर वहाँ से फिर दोबारा 9 मैट्रिक में मुझे डर लगा था थोड़ा सा, पता नहीं इंग्लिश मीडियम क्लियर होगा नहीं होगा, तो वी स्विच बैक टू उर्दू मीडियम। तो उर्दू जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो सारी हमने उर्दू में पढ़ी है, 9 मैट्रिक की। तो दैट वाज द स्कूलिंग। सही। फिर वहाँ से आपने आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी गए सबसे पहले। मैं बीच में ऑब्वियसली इंटरमीडिएट था। हम्म। वो भी मेरा पहला साल अच्छा नहीं रहा था, की माशूकी में पढ़ गए थे। फेल हो गया था मैं, 2-3 सप्लीज आ गई थी, फिजिक्स की केमिस्ट्री की। एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, बाद में मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए भी हैं। तो उस वक्त दिमाग और दिल कहीं और होता था। तो बहरहाल मैंने फर्स्ट ईयर रिपीट की थी, तो मैंने 3 साल में एंटर किया। सॉरी, एंटर कह रहा हूँ, इंटरमीडिएट किया। फर्स्ट ईयर आई थिंक उर्दू साइंस गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, फिर मैंने ट्रांसफर कर लिया था मलिक कैंट कॉलेज में। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर एक फ्लॉप एक्सपीरियंस हुआ था कंप्यूटर का। एक वहाँ उसको बड़ा क्रेज था, हर बंदा जो है वो कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा था। मैंने हम्म। भी एडमिशन ले लिया था। कराची यूनिवर्सिटी में तो नहीं हुआ था, बीएस का टारगेट था जो उनको, वो ये प्रोग्राम था उस वक्त, बट आई थिंक अभी भी होता है। तो फिर एक इंस्टीट्यूट खुला था नया नया, की एफिलिएशन थी, दादा बॉय इंस्टीट्यूट। उधर एडमिशन ले लिया था एक सेमेस्टर, वो भी पैसे ज़ाया किए पेरेंट्स के, क्योंकि एक सेमेस्टर बाद मुझे लगा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा। फिर उनकी एफिलिएशन कैंसिल हो गई थी। वो कहते हम अब आपको अपनी डिग्री देंगे। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यार कितनी अहमियत होती है, बट लोगों ने कहा कि भाई कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं होगी तो इनकी अहमियत नहीं होगी, तो फायदा नहीं है। तो मुझे लगा कि यार अर्ली स्टेज पे पुल आउट कर लो। बहुत प्रेशर वाला डिसीजन था, बिकॉज बड़ी मिन्नतें करके मनाया था पेरेंट्स को। एंड मुझे याद है माई मदर सोल्ड सम ज्वेलरी एज वेल, तो वहाँ की एडमिशन फीस वगैरह देना। फिर थोड़ी उन्होंने स्कॉलरशिप भी दे दी थी, आई थिंक कोई 20-25%। बट वो एक सेमेस्टर बाद ड्रॉप आउट हो गया। उसके बाद तो ऐसा लगा था कि बस पढ़ाई यहीं खत्म, करियर ओवर। हम्म। बट देन अगेन फिर जो सब करते हैं कराची में, आई थिंक हर दूसरा बंदा करता है, या तो बीए कर लो या बीकॉम कर लो। मैंने हम्म। भी ऐसे ही कर लिया। कोई खास मुझे इंटरेस्ट नहीं था कॉमर्स के अंदर। मुझे लगा यार, आई मीन आई वाज अ स्टूडियस चाइल्ड। मेरे ग्रेड नहीं रिफ्लेक्ट करते, लेकिन मुझे शौक था पढ़ने का, अच्छा था पढ़ाई। फिर मैंने बीकॉम कर लिया 2 साल का, जिसमें मुश्किल से 5-6 दफ़ा कॉलेज किया हूँ, याद भी। बस प्राइवेट ट्यूशन ले लेते थे एग्जाम से पहले, सब यही करते हैं। आई मीन देयर इज नथिंग हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी वेरी ऑर्डिनरी सो फार। तो बस वो बीकॉम किया 2 साल का। उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था मैथ कॉम में। वो भी मैं, मेरे मुझे शौक था क्रिकेट कमेंटेटर बनने का, थोड़ा सा इंग्लिश का मुझे शौक था। तो एमए इंग्लिश में अप्लाई किया था, प्रायोरिटी जो रखनी होती है। मेरा स्कोर कम था तो उन्होंने उसमें दिया नहीं। फिर सेकंड थर्ड ऑप्शन पे, शायद सेकंड पे मैंने आईआर रखा था, इंटरनेशनल रिलेशन। थर्ड पे शायद मैथ कम्युनिकेशन रखा था। वो भी माय ब्रदर इन लॉ सजेस्टेड कि भाई ये अच्छी फील्ड होगी तेरे लिए, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। तो उन्होंने बोल दिया तो मैंने कर लिया। तो वहाँ से फिर मैथ कॉम में मैंने 2 साल मास्टर्स किया। देन ड्यूरिंग माय स्टडीज फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही जॉब ऑफर हो गई थी द न्यूज़ इंटरनेशनल। हमारे एक विजिटिंग फैकल्टी थे उस टाइम पे, कमाल सिद्दीकी, काफ़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं। और बहुत फेमस फेस नहीं होगा, लेकिन इंडस्ट्री में लोग काफ़ी जानते हैं उनको।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून उन्होंने खड़ा किया, बड़ा अच्छा कामयाब अखबार। जिस टाइम पे हम थे उस टाइम पे वो डॉन में होते थे, फिर द न्यूज़ में उन्होंने एक नई टीम लॉन्च की थी, तो ही इंडक्टेड अ लॉट ऑफ फ्रेश स्टूडेंट्स, एक नया फ्लेवर लेकर आना चाह रहे थे कि यंग लोग आए जर्नलिज्म के अंदर, तो काफ़ी लोग काशी स्टूडेंट हायर किए थे अपने स्टूडेंट्स, आई वाज वन ऑफ देम। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सिटी रिपोर्टिंग। ये टूटी सड़कें कराची की, जो गटर लाइनें चौक हो जाती हैं, फायर ब्रिगेड की स्टोरीज, कहाँ कहाँ आग लग रही है किन बिल्डिंग में, पीएनसी की फायर मैंने कवर तो की। इसमें आप यानी एज अ राइटर थे आप? हाँ नहीं, रिपोर्टर ही था, आई ऑलवेज बीन अ रिपोर्टर। मैंने हम्म, डेस्क का काम काफी करियर के लेट में आके थोड़ा बहुत किया, बट उसमें भी रिपोर्टिंग ने जान नहीं छोड़ी मेरी, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ रिपोर्टिंग ही रही है। आई वॉज अ गुड राइटर बट नॉट एक्सेप्शनल, या क्रिएटिव राइटिंग, जो अच्छे फीचर लिख लें, बहुत अच्छी एडिटिंग कर लें, वो मेरे अंदर नहीं था। बट मेरी रिपोर्टिंग स्किल्स अच्छी थी, जिसकी वजह से आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो खैर न्यूज़ में 4 साल काम किया, वहाँ मेनली यही चीज़ें कवर की थी, एजुकेशन कवर की थी, उसमें कुछ अच्छी स्टोरीज की थी, इंटर बोर्ड पे, मैट्रिक बोर्ड पे। और अगर उस दौर के लोग हैं जिन्होंने 2007-8 में मैट्रिक इंटर किया था, उनको याद होगा एक बड़ा वहाँ पे एक चीटिंग का कल्चर था इंटर बोर्ड में। कॉपीज आप पैसे दे के जो है वो कॉपीज खरीद लेते थे, घर जाके आंसर लिखते थे। बड़ी जबरदस्त एक अच्छा। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी। उसमें एक उर्दू जर्नलिस्ट था मिस्टर आसिफ जिलानी, जो वो कहता है यार फारूक तू सारा क्रेडिट ले गया, उसकी भी बड़ी मेहनत थी। तो हम दोनों ने मिल के की थी, रोजनामा इस्लाम में होता था, हम दोनों ने मिल के की थी, हमारी दोस्ती थी कुछ। तो वो बड़ी एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी मैंने। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस पे काफ़ी किया था काम, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे काफ़ी काम किया था। तो ये 4-5 साल किया काम। उसके बाद फुल ब्राइट आ गया था, यूएस 2 साल वहाँ काम किया। दैट्स हाँ, व्हेन आई जब साइंड अप। वो प्रोसेस कैसे आपको, यानी आप पाकिस्तान में एक जॉब कर रहे थे, उमूमन लोग मीडिया में जब जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी पता कैसे चली और फिर कैसे अप्लाई किया था, और वो क्या सिलसिला यार था? आई आई हैव बीन लकी, मेरी जिंदगी में जो लोग आए, वो मेरे को वर्कर्स हों, मेरे सीनियर्स हों, जब मैं बहुत लकी रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैं मुझे लगता है ठीक है, इंसान मेहनत करता है, लक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लोग चाहिए होते हैं जो आपका हाथ पकड़ लें, आपको गाइड करें। तो जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं चीज़ें, तो मुझे मिले लोग। तो मुझे जो मेरे बॉस थे कमाल साहब, वो मुझे बहुत बोलते थे कि बाहर जाना पड़ा। मुझे क्रेज था कि मैं यूके जाऊंगा, यूके जाऊंगी, उस सब की बात है 2008-9 में, हर बंदा जा रहा था, मेरे दोस्त भी, अभी बहुत सारे दोस्त जो उसको गए थे यहाँ पे सेटल हुए। मुझे भी था मैं जाऊंगा, पर क्यों जाना है जो हर कराची और हर पाकिस्तान के बंदे का होता है, ग्रीनर पैस्चर, मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। हम्म। तो कोई ऐसा नहीं था। तो मैं, वो मुझे कहते थे कि तुम अपने भाइयों अपने अब्बा के पैसों पे क्यों जाना चाहते हो, क्यों बोझ डालो उन पे, डू सम गुड वर्क एंड गो फॉर स्कॉलरशिप। तो उन्होंने दिमाग में ये बिठाया था, तो बहरहाल मेहनत की। और अभी रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन माई लास्ट 10 years, आई हैव एटलीस्ट 3 or 4 prestigious scholarships। और अभी ये लगता है कि बहुत मुश्किल थी उस वक्त, लेकिन मिल गई। बट मुझे लगता है ये अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज शायद उस वक्त मुझे लगता था ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, जब फुल ब्राइट ली थी। बाद में अचीवनिंग ली थी, लगता था ये भी बड़ी अचीवमेंट है। फिर मार्जी डीन पे आया, वो इवन मोर कम्पेटिटिव, वो भी मिल गई। मुझे ये लगता है कि अचीवमेंट ये स्कॉलरशिप नहीं होती, अचीवमेंट वो काम होता है जिसकी वजह से आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऑन रिफ्लेक्शन मुझे हमेशा ये लगता है, जब मैंने जब न्यूज़ में काम किया था, बाहर के रिपोर्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी भी मैं जानता हूँ कुछ लड़कों को, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर नहीं है, वो फायर ब्रांड एंकर्स नहीं है, तो उनको लोग जानते नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत हम्म। अगर रिपोर्टिंग, छोटे छोटे इलाकों के मसाइल, सिटी के प्रॉब्लम्स, इस तरह की स्टोरीज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो वो काम मैंने किया था, वो स्टोरीज मैंने अच्छी की थी, वो आई जस्ट वाज एबल टू सेल इट टू द फुल ब्राइट ज्यूरी। तो उन्होंने हम्म। देखा जाए इसका काम अच्छा है, ग्रेड्स बहुत एवरेज थे, तो लेकिन काम अच्छा था, उन्होंने दे दी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। आगे जो चीवनिंग में था, अगेन सेम स्टोरी में देखा यार, इसका तो काम अच्छा है। उसको मैंने प्रॉफिट हम्म। मैगजीन को अच्छा सेल किया था, although it was not just me alone, but obviously I was one of the key driving forces behind it। लेकिन और लोग भी थे टीम में, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बट ऑब्वियसली जब आप सेल कर रहे होते तो आपकी कोशिश होती है आप बताओ मैंने सब कुछ किया। बट या आई हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट हम्म। लकीली प्रोडक्ट, बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन था, टीम का था, बहुत सही। उसको हमने मेहनत से बनाया, वो अच्छा मैगजीन है। उसकी बिना से अचीवनिंग मिल गई। और फिर आगे समा मनी चीज़ों में जो मैं काम करता रहा, वही सब मैंने आगे रखा। तो ये जो हम्म। मार्जिन थी, जो कि बहुत कंपेटिटिव है, हम्म। मुझे एक बंदे को इंटरनेशनली, तो मुझे मिल गई। तो दैट्स हाउ यू गॉट स्कॉलरशिप, यू गेट स्कॉलरशिप, आपका काम होता है बेसिकली। और मुझे भी अब अपना काम जो है ना, वो अपनी अचीवमेंट लगती है, ये स्कॉलरशिप्स नहीं लगती। सही सही। नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रोसेस समझना चाहते होंगे कि हाउ डज इट स्टार्ट, आपको अप्लाई किस तरह करना होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर आइदर प्री रिक्विजिट क्या होता है, इसका ग्रेड्स होते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, कोई मिनिमम क्राइटेरिया होता है,
पहले अगर आप थोड़ा सा ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर बता सकें, और फिर थोड़ी देर आप चेवनिंग के ऊपर, दोनों के क्राइटेरियाज और किस चीज़ के ऊपर ही मिलती है। यार फुल ब्राइट थोड़ा टाइम हो गया है, 10 साल तो हो गए हैं तकरीबन। हम्म, बट आई कैन स्टिल रिकॉल। देखें, एक चीज़ तो बहुत हम्म, बेसिक है। हम्म, पहले तो आप देखें, अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, तो ठीक है, गो फॉर इट। अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे तो आप टाइम जाएंगे। वेरी कंपेटिटिव। और पहले स्टेज में चाहे वो फुल ब्राइट हो, चीवनिंग हो, वो सिर्फ चेकलिस्ट देखते हैं कि अच्छा जीआरई का मिनिमम स्कोर है, टॉफल का है। हमारी दफ़ा तो दोनों रिक्वायरमेंट थी, अब शायद मैंने ये हटा दी है, और ये पता नहीं एक है इन दोनों में से, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो देखेंगे आपने स्कोर मिनिमम लिया नहीं लिया, फिर देखेंगे आपके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जो फुल ब्राइट के केस में होता था, मिनिमम होने चाहिए। जैसे 2 साल के बीकॉम पे आप करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा आपको, वो हम्म, देखेंगे। फिर वो देखते हैं कि ऑब्वियसली कोई डुअल सिटीजनशिप तो नहीं है। ये सारे वो देखेंगे क्राइटेरिया। उसके बाद हाँ, आपके सी ग्रेड है या A+ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मिनिमम क्राइटेरिया मीट किया तो यू कैन बी शॉर्ट लिस्टेड डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल एप्लीकेशन स्ट्रेंथ। तो मेरे केस में ये था कि मेरे ग्रेड्स तो एवरेज थे। मैं 9 मैट्रिक में भी बी ग्रेड था, और बिल्कुल लोअर बी, 61% थी। इंटर भी ऐसे ही था, आई थिंक 61-2% थी मेरे को। बहुत ही बिलो एवरेज ग्रेड थे। लेकिन जो मैंने काम किया था उसको मैंने आगे सेल किया कि देखिए मेरा काम है। और जो आगे मैं एजुकेशन में अप्लाई कर रहा था, जो फिर डिग्री उससे रिलेटेड था। तो पहली बात तो आप ये देख रहे हैं कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मीट करते हैं। दूसरी चीज़ कि यार कुछ ना कुछ आपकी प्लेट में ऐसा होना चाहिए, आपके बैग में मस्ट हैव समथिंग अंडर योर बेल्ट, जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट हो कि यार यार इस पीस में मुझे मिलेगी। पहले तो अपने आप से पूछे ना, भाई मेरे अंदर ऐसा स्पेशल क्या है जो मुझे मिल जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरा इंटरव्यू था इस्लामाबाद में, पहली बात तो जब मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ तो मैं तो उस पर भी बड़ा खुश हो गया था कि चलो यार, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, फर्स्ट में नहीं हुआ था। पहले अच्छा। साल मैंने किया था 2007 में, हाँ 2007 में मेरा जीआरई का स्कोर थोड़ा कम रह गया था। तो हम्म, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे ईमेल आया था उनका, आई थिंक मेल आया था बल्कि, कि वी आर, लाइक जो कहते हैं ना, एक टिपिकल उनका सैंपल रेडी होता है किस तरह का लिखना है कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, डिसहार्टन ना हम्म, हो, अप्लाई नेक्स्ट ईयर हम्म, होता। लेकिन उन्होंने बताया था कि आपने मिनिमम क्राइटेरिया मीट नहीं किया। और मुझे पता था वो जीआरई का स्कोर, उन्होंने शायद 210 मांगा था मिनिमम, ये पता नहीं कितना मांगा था, उससे मेरा मार्क्स नीचे था, बहुत ही बिल्कुल ही पुअर था। क्योंकि जीआरई इज एन एकेडमिक टेस्ट, और हम्म, वो मुझे लगता है नॉर्मली ओ लेवल्स वाले या जो अच्छे स्कूल में जाते हैं, मेरे ख्याल में वो बेसिकली उसको एक्सेल करते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी होती है। मैं पीरे स्कूल का पढ़ा था, तो आई वाज बैडली एक्सपोज्ड इन दैट। और इंग्लिश मेरी अच्छी इसलिए थी कि लैंग्वेज का और क्रिकेट कमेंट्री का शौक था, तो वो शौक की वजह से थोड़ी सीख ली थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, पहली दफा में नहीं होता, सेकंड अटेम्प्ट में बैठा हुआ बाहर, तो जो मेरे साथ जितने भी बैठे हुए थे उनसे डिस्कशन हो रहा, वो दिन में शायद 10-10 इंटरव्यू करते थे, और मैं सबको देख रहा था, वो ऐसे बोल रहे थे एज इफ इंग्लिश इज देयर नेटिव लैंग्वेज। वो मुझे पता था कि लम्स के होंगे, नस्ट के होंगे, आईबीए वगैरह के होंगे, जगह के। और मैं ये सोचा था मेरा क्या चांस है इन लोगों के सामने, आई आई रियली हम्म, कांट गेट इट। देन अगेन ऐसा भी नहीं होता, बिकॉज अगर उनमें से कोई इंजीनियर है तो उसका मुझसे कंपटीशन नहीं, मेरा कंपटीशन, मैं जर्नलिज्म में हूँ तो जर्नलिस्ट से ही होगा। फुल ब्राइट इस तरह काम अच्छा। करती है, आई थिंक ओके। सारी इस तरह करते हैं। हाँ। क्योंकि अगर उन्होंने मिसाल तौर पर फुल ब्राइट का क्राइटेरिया होता है, वो डिवर्सिफाई करते हैं जोग्राफिकली भी, कि हम्म, उन्हें पूरे पाकिस्तान से भेजने, और खासतौर पर जो अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, जिसमें आप इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वगैरह को निकाल दें। जैसे अगर आप कोई दादू से कर रहे हैं, सक्कर से कर रहे हैं, हम्म, मुल्तान मुल्तान को भी मैं शायद अंडर प्रिविलेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल आप सोच लें जो आपके हम्म, लेस प्रिविलेज हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती आउट ऑफ दीज बिग 3 सिटीज, उसमें भी डाइवर्सिफाई करते हैं। बलूचिस्तान में देखते हैं अगर कोई अच्छा टैलेंट मिल जाए। बट ऐसा नहीं होगा कि आप बलूचिस्तान से आपको मिल जाएगी, मिनिमम क्राइटेरिया तो मीट करना है। आपको वो भेज देंगे, आपको ना इंग्लिश समझ आती है ना बोलने आती है, सिर्फ आप हम्म, बलूचिस्तान से हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इस बेस पे आपको नहीं भेजेंगे। बिकॉज हम्म, इट्स नॉट अ नीड बेस्ड प्रोग्राम, इट्स अ मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। तो वो फिर ये जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करते हैं कि हर जगह से भेजना है। फिर सब्जेक्ट वाइज भी करते हैं कि सारे एमबीएस नहीं भेजने हैं, सारे इंजीनियर्स नहीं भेजने हैं, सारे जर्नलिस्ट नहीं भेजने। जो मेरा साल था, उस साल में 7 जर्नलिस्ट उन्होंने भेजे थे। अब मुझे नहीं पता कि 200 ने अप्लाई किया था, 100 जर्नलिस्ट ने अप्लाई किया था, या 7 नहीं किया था, आई डोंट नो, क्योंकि ये नंबर मेरे पास नहीं है। लेकिन 7 जर्नलिस्ट रहे थे, ये मुझे याद है। तो वो पीएचडी भी भेजते हैं। तो मैं जब बैठा हुआ सोचा था यार इनसे क्या मुकाबला है मेरा, अगर मेरे को जर्नलिस्ट देखता, एक्चुअली जो आपको पता है ज्यादातर सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लम्स के और हम्म, आपके आईबीए वगैरह के, उनका कराची यूनिवर्सिटी वालों का हार्डली है वो चांस है। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार जो मेरी वीकनेस है उसी को स्ट्रेंथ बना के मैं बात करता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ही ये किया कि सेकंड अटेम्प्ट में भी कि तुम्हारा जीआरई स्कोर बिल्कुल बॉटम लाइन पर है, व्हाई इज हम्म, दैट। मैंने उनसे कहा कि भाई ये हाँ, उन्होंने कहा कि ये जीआरई बॉटम पे, जबकि टॉफल का आपका जो है वो स्कोर अच्छा है, अबव एवरेज एवरेज है। तो मैंने कहा मैंने शौक से इंग्लिश सीखी है, लेकिन मेरी स्कूलिंग और सारी एवरेज स्कूलिंग से हुई भी है, तो मुझे शायद इतने अच्छे स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला।
जिसकी वजह से मैं एक्सपोज हो गया, उनकी मेरी कंपोजिशन, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी नहीं है, और यही सारी एक्सपोज हो गई, क्योंकि जीआरई जो है वो चीज़ों को टेस्ट करता है। और दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई आई वांट टू हैव क्वालिटी एजुकेशन। बस वो पहले सवाल से जो मैंने टोन सेट की ना, मुझे लगा कि आई वाज जस्ट डोमिनेटिंग द इंटरव्यू। फिर ऑब्वियसली मेरी जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर गवर्नर हाउस में इंक्वायरी छिड़ गई थी बाकायदा। अच्छा। मुझे बुलाया गया था उसके अंदर कि आप आए, पार्ट बने इंक्वायरी कमेटी का। वो जो मैंने इंटर बोर्ड की जो चीटिंग के ऊपर जो मैंने ये जो कॉपी सेलिंग का कल्चर था उस पर रिपोर्ट की थी, तो उसने मजीद वेट ऐड कर दिया। दे लुक वेरी इम्प्रेस्ड। और आपको बॉडी लैंग्वेज रीड करनी है तो आपको अंदाजा हो गया कि ये लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं। उसने मेरा फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। फ्रॉम देयर ऑन आई डिड नेवर लुक बैक। तो जस्ट टू समराइज क्विकली, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मीट करनी चाहिए। फिर आपके बैग में कुछ ना कुछ ऐसा हो, जैसे मैंने कहा ना टॉफल का स्कोर अच्छा था, जीआरई का बुरा था, तो मैंने बताया कि क्यों है ये, आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। और उसको मैंने कैश ऐसे किया कि उसको मैंने रीजन बना दिया कि मुझे इसलिए चाहिए स्कॉलरशिप, कि मुझे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन। सेकेंडली फिर आपने मैंने जो काम किया हुआ था उस पर इंक्वायरी वगैरह हुई, वो मैंने अपनी एप्लीकेशन के टॉप पे लगा के रखा हुआ था कि इनको बताऊं कि मेरे काम का इतना इम्पैक्ट है कि गवर्नर हाउस ने जो है इंटर बोर्ड के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। और जो मेरी एक मैट्रिक बोर्ड की रिपोर्ट थी उस पर लोगों को फायर किया गया है, इंक्लूडिंग कंट्रोलर एग्जामिनेशन और डेप्यूटी कंट्रोलर। दैट शोज कि आपका जर्नलिज्म जो है उसका इम्पैक्ट है। वो मैंने सेल किया था। और आपके पास ऐसा कुछ काम है दिखाने को, जो ग्रेस डोंट मैटर, आप उसको सेल करें, दे विल बी इम्प्रेस, दे विल। और अगेन मैं तो जर्नलिस्ट के हिसाब से बात करूंगा, मुझे नहीं पता कि इंजीनियर के लिए क्या चीज़ होगी जो दिखाएगा उनको, एक आईटी वाले बंदा क्या दिखाएगा, एक लिंग्विस्टिक जिसने पढ़ी है, जो आर्ट्स पढ़ रहा है अदर देन जर्नलिज्म, वो क्या दिखाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है, उनको अपनी फील्ड का बेहतर पता होगा। बट ये है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट किया हो अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सोसाइटीज का हिस्सा रहे, उनको आपका लीडरशिप पोटेंशियल देखना है कि यार इस बंदे में लीडरशिप पोटेंशियल है कि नहीं, इज ही द वन हु कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। वो स्कॉलरशिप दुनिया की कोई भी हो, ये चीज सब में कॉमन है। दिस इज आई वुड हाउ आई वुड समराइज। और आपने यही चीज ऐसे में लिखनी होती है, और अगर ऐसे में आपने लिख दिया, ऑब्वियसली जब तक आप ऐसे वाला प्रोसेस, एप्लीकेशन वाला प्रोसेस क्लियर नहीं करेंगे इंटरव्यू तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो वहीं पर आपको सारा दिखाना होता है। एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आई थिंक मोस्ट लाइकली यू विल मेक इट। सही से। अच्छा, तो इसमें कोई ऐसा भी क्राइटेरिया होता है कि आप यूएस चले गए तो आपको वापस आना जरूरी है? क्योंकि आपके करियर में हमने देखा है कि आप वापस आए हैं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि। मुझे मैं एक्सपेक्ट करा था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आता है मेरे, ट्रस्ट नहीं रजा, मेरे डीएम्स में जब से मैं यूके आया हूँ, हम्म। मतलब हार्डली एनी वीक जिस दिन मैं मुझे कोई मैसेज ना आए हम्म। कि लोग पूछ रहे होते हैं कि कैसे आना है, यूके कैसे आना। ऑब्वियसली दिस फ्रस्ट्रेशन हमारे पॉलिटिशियंस में, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री भी शामिल है, इवन हमारे जो भी पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करने वाले इदारे हैं जिसमें सिविल सर्विसेज आ गई, पुलिस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी आ गई, इन्होंने इतना फेल किया है, इतना डिसअपॉइंट किया है कि अब लोग जो है वो उकता गए हैं कि उनको नजर आ रहा है बिल्कुल। दूसरों की लाइफ बेहतर है, पीछे रह गए, हर बंदा निकलना चाहता है। तो मुझे ये सवाल आते हैं स्कॉलरशिप में। देखो अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपने कर लिया। अगर आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली दे कम विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। फुल ब्राइट आपको आना होता है 2 साल के लिए वापस, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं। पीएचडी पे आ रहे हैं तो 2 ईयर प्लस जितने साल आपने पीएचडी में लगाए हैं, कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया होता है, वो आपके ऐड होते जाते हैं। आपने वापस आके पाकिस्तान में, जिससे वो आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर पाकिस्तान में मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, प्रॉफिट में या समझ में, तो इस वजह से कि फुल ब्राइट से सीख कर आया, कुछ चीज़ें मैंने सीखी, मैंने हम्म। डिलीवर की आगे, अपनी इंडस्ट्री को मैंने कंट्रीब्यूट किया, उसको आगे लेकर गया। 10-11 साल लगाए मैंने इंडस्ट्री के अंदर वापस आने के बाद। उसके बाद में यूके आया, अभी भी 2 साल के लिए आया, हो सकता है वापस आ जाऊँ डिपेंडिंग ऑन माई सिचुएशन। तो ये चीज़ एक अच्छी है। और उसमें लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ये ऑप्शन होता है कि आपने 2 साल अगर पूरे कर लिए फुल ब्राइट के, अचीवमेंट के, जिसमें भी आप जा रहे हैं, या एडीएस होती है ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप, अब पता नहीं किस नाम से, लेकिन ऑसेट के नाम से होती थी उस दौर में, उसमें भी यही कंडीशन थी आपको वापस आना है। उसमें पर्पज ये होता है कि यार आप टैलेंट पूल का लें, उसको दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में लेके जाएं, अच्छी एजुकेशन दें, और वापस वो आएँ और मुल्क को सर्व करें। लेकिन आपकी जब 2 साल की कंडीशन पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मुझे तो मिलती नहीं, मुझे फुल ब्राइट के बाद अचीवमेंट मिली, अचीवमेंट के बाद बॉडी मिली, तो दोबारा भी मिल जाती है। आई नो मैनी ऑफ माई फुल ब्राइट फ्रेंड, मेरे ख्याल में जितने मेरे थे वो तो तकरीबन सारे बाहर ही बैठे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है या तो किसी ने शादी कर ली, किसी ने आगे पीएचडी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि कुछ कंडीशन में वो सुपर सीड कर जाता है फुल ब्राइट के मोरल बाइंडिंग होती है, कोई लॉ तो है नहीं। और एज लॉन्ग एज इमिग्रेशन को आप सेटिस्फाई करते हैं, आप आगे भी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन नॉर्मली होता है अगर आपकी ये कंडीशन है और आपने उसको नहीं मीट किया, तो आगे कोई भी वीज़ा लेंगे तो आपकी इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो फुल ब्राइट करके आ गए,
और 1-2 साल बाद 2 साल पूरे किए, उसके बाद तीसरे साल में चौथे साल में वापस चलेगा यूएस। कोई स्किल वर्कर वीज़ा पे चला गया, कोई किसी पे चला गया, कोई दोबारा चला गया F1 वीज़ा पे, फिर वहाँ पे वर्क वीज़ा ले लिया। लोग चले जाते हैं दोबारा। लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है यार, बगैर 1 रुपया भी खर्च किए आप इतनी क्वालिटी एजुकेशन ले लें, और फिर इट ओपन्स लाइक नो इट बिकम्स द गेटवे टू द हम्म। वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन ग्रैब ऑन योर वे फॉरवर्ड। तो वो तो फिर ऐसी चीज़ है। और मैं जब भी कहीं अप्लाई करता था, जब फुल ब्राइट एप्लीकेशन में लिखा हो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि यार ये ऑर्डिनरी बंदा नहीं होगा। तो आपका आधा काम तो ये फुल ब्राइट का टाइटल कर देता है, बाकी का आधा आप जा रहे इंटरव्यू में संभालते हैं। सिमिलरली जब मुझे चीवनिंग का मिला, उसमें भी 2 साल की कंडीशन थी। चीवनिंग का मेरा बाय द वे एकेडमिक नहीं था, इट वाज नॉट अ मास्टर डिग्री, इट वाज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम। के दो प्रोग्राम है, एक मास्टर्स का होता है और एक होता है 3 मंथ्स का जो वो प्रोग्राम होता है। तो मतलब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए होता है जिन्होंने 5 साल 10 साल लगा लिए नेटवर्किंग के लिए, बस ब्रिटेन ब्रिटेन की जर्नलिज्म इंडस्ट्री को समझने के लिए। इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। तो वो मेरा, मैंने दोनों अप्लाई किए थे, 1 ईयर वाला भी और ये भी। और हुआ ये था कि दोनों नहीं ले सकते थे आप, मैंने एक ही साल में किए थे। अब हम्म। जब मेरी शॉर्टलिस्ट हो गया था इंटरव्यू के लिए, तो इनफैक्ट उसके बाद मुझे ऑफर भी आ गई थी 3 मंथ वाले के लिए कि आप सिलेक्ट हो गए, यू आर द फाइनलिस्ट, यू आर गोइंग। तो उस वक्त मेरी जो दूसरी एप्लीकेशन थी वो मुझे, या तो मैं था कि जो मेरे वो कहते हैं ना, बर्ड इज इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश था, या तो मैं इस 3 वाले पे चला जाऊँ जो कि मुझे मिल गया, हम्म। या मैं रिस्क लूँ कि इसको छोड़ दूँ और मैं 1 ईयर वाले पे जाऊँ। लेकिन हम्म। दोनों सूरतों मुझे एक साल के लिए वापस आना था। उस वक्त मुझे लगा कि यार ये बेहतर है क्योंकि मैं फुल ब्राइट कर चुका हूँ और इट्स नॉट गोना बी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट। मास्टर्स तो मैंने किया हुआ बाहर से और यूएस से किया हुआ, अच्छी एजुकेशन है। वाई नॉट टेक दिस प्रोफेशनल प्रोग्राम, छोटा है कोई बात नहीं लेकिन अच्छा है। तो फिर मैंने वो 1 ईयर वाली एप्लीकेशन पे ड्रॉ कर ली थी और इस पे चला गया। बाय द वे इवनिंग भी मेरी थर्ड अटैम्प्ट थी। पहले मैंने पास अच्छा। में की थी 2008-9 में शायद की थी, फिर एक बार 12-13 में किया था शायद, उसके बाद मैंने जो 16 में 17 में किया था उसमें हो गया। नहीं सॉरी 18 में हो गया था। एंड देन चीवनिंग की जो 2 साल की कंडीशन थी 17 से 19, वो मैंने पूरी की है। कंडीशन पूरी होते ही मैंने अप्लाई किया और मैं यहाँ आ गया। ये समझ लें कि मैंने 2 साल पूरे कर लिए और मैं यहाँ आ गया। तो ये बताने का मकसद ये था कि अगर आप स्कॉलरशिप पे आते हैं उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और उसके अलावा ऐसी भी स्कॉलरशिप हैं जिसमें नहीं होता, जैसे जिसपे अभी मैं आया हूँ मार्जिन स्कॉलरशिप। इसमें ट्यूशन मेरी कवर्ड है, मुझे फीस नहीं पे करनी पड़ी, प्लस ये मुझे स्टाइपेंड देते थे महीने का 1,000 पाउंड। और जो मेरा रेंट समझ लें पूरे साल का निकल आया इसमें से। हालांकि मैंने थोड़ी महंगी जगह ले ली थी, मैं सस्ता लेता तो शायद 2-3 हज़ार पाउंड बचा लेता। लेकिन बहरहाल मैंने प्राइवेट स्टूडियो लिया हुआ था यूनिवर्सिटी के बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे, तो उसके फिर फायदा था मुझे कि मुझे टेंशन नहीं थी, पैदल जाता था इतनी, हम्म। टाइम मैंने बहुत बचाया, प्लस प्राइवेट अकोमोडेशन थी। अगेन तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जब इस स्कॉलरशिप में क्योंकि 100% नहीं थी और इसमें मार्जिन था कि अगर आप आगे PSW जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है, यानी जो ग्रेजुएट स्कीम है इनकी, उसके लिए अप्लाई करना है, वो मैंने किया हुआ है। स्टिल इन द प्रोसेस, देखते हैं क्या होता है। सही सही। अच्छा फारूक भाई, आपने रिपोर्टिंग एक बहुत लंबा अरसा की और फिर आपने यानी कैमरा फेसिंग वाला रोल, जो आप ज्यादा फेम आपको मिला वो जाहिर है समा से मिला। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर, और वहाँ पे किस तरीके से आप एंटर हुए थे, और फिर यानी अ, वो जो आपने सेलेक्ट की फील्ड और फिर वहाँ से आपको फेम मिला, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताएं। यार इस सवाल जो है इसके जवाब में कुछ पेनफुल मेमोरीज अटैच्ड हैं, बट आई सी आप कितना मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ पर्सनल भी हैं। बट हम्म। मैं जब प्रॉफिट में था, प्रॉफिट बड़ा अपने पीक पे था उस वक्त, रियली फ्लाइंग हाई। फिर मैंने प्रॉफिट छोड़ा और वो जब टाइम था वो ऐसा था कि उस वक्त जो है और मैं बीच में कहीं और, मेरा एक बड़े अखबार में एक सीन ऑन हो गया था, बस बिल्कुल आखिरी मिनट पे जाके जो मेरी वुड बी मैनेजर होते उन्होंने तो मुझे कंफर्म कर दिया था, बट सीनियर ने नहीं किया किसी वजह से। तो बहरहाल वो बहुत लो पॉइंट था मेरे करियर का, और 1.5 महीना मैं अनएम्प्लॉयड भी रहा। फिर ऑब्वियसली कुछ सेविंग थी, बट देन कितने कितने अरसे तक सेविंग चलेंगी। देन आई स्टार्टेड पैनिकिंग, और वो टाइम ऐसा था इंडस्ट्री में कि बहुत ज़्यादा जॉब ज़्यादा थी नहीं, लोग पे कट्स लग रहे थे लोगों को, सैलरी जो है टाइम पे मिल नहीं रही थी, जो जॉब्स लूज कर रहे थे, करियर स्विच कर रहे थे, इतने परेशान हो गए थे। और अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, मैं तो अपने आप को मतलब टॉप लीग में नहीं समझता, आई मे बी बेटर देन एवरेज, बट बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट भी परेशान थे, उनको भी जॉब छोड़नी पड़ रही थी या करियर स्विच करने पड़ रहे थे, क्योंकि हालात ओवरऑल ऐसे थे। उस टाइम पे जॉब लूज करना, फिर ऑब्वियसली जॉब ऐसा नहीं कि नहीं थी, मुझे ऑब्वियसली जो मैंने काम किया था लॉ ऑफर्स तो मुझे थी उस वक्त भी, एक तो PR फर्म से थी, इस तरह का काम था जो मैं करना नहीं चाह रहा था, प्लस सैलरी भी लो थी जो ऑफर कर रहे थे, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली आप थोड़ा सा
रिसीविंग हैंड पे होते हैं। तो फिर जो मेरी एडिटर हैं, माहिम माहिम मेहर जो थी डिजिटल पे, वो नई टीम बिल्ड कर रही थी। अगेन मेरा ज़्यादातर जो नई टीम्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा है। कोई नई टीम बिल्ड करता है, मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि लकीली अगर साथ वाली टीम के मेंबर्स भी अच्छे हैं और आप भी जान मारें तो उसका मजा ही अलग होता है कि अपना नया प्रोडक्ट स्क्रैच से बिल्ड करें, उसको कामयाब करें। तो वो नहीं कर रही थी, उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैं डरा हुआ भी था कि यार डिजिटल मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, पता नहीं क्या होता है उसमें। मैं तो रिपोर्टिंग करता हूँ सीधा सीधा, टीवी शीवी कैमरा मुझे कुछ नहीं पता था। तो लेकिन उनको था कि यार आ जाओ, लोगों ने रेकमेंड किया। प्लस शी वाज ऑल्सो, वो हर बंदे को जिनको उनको लगता था कि यार अनएम्प्लॉयड है, उनका बस नहीं चल रहा था, वो ओवर स्टाफिंग भी कर लेती तो सबको अच्छा। नौकरियां मिल जाए। बट ऑब्वियसली शी वुड ऑल्सो सी मैरिड के बंदा भी कुछ काम का हम्म, होना चाहिए। हम्म, थोड़ा बहुत किसी में कसर है तो वो मतलब ऐसी थी कि वो कहती थी यार मैं जान मार लूंगी, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लूंगी, बट इस बंदे को चला लूंगी जरा। तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे 2-3 महीने तो समझ नहीं आता करना क्या है। और वो भी कभी कभी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती, कभी मैं परेशान होता ये क्या है। लेकिन ही न्यू के टाइम लगता है, नई चीज़, अखबार और प्रिंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो, डिजिटल नहीं होगा। बट वो 2-3 महीने गए, उसके बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन मुझे, शायद मुझे याद है, मैंने कॉपी जो है वो मैंने कुछ लिख के दिया था, इंटरेस्ट रेट पे था या पता नहीं किस, तो वो पूरी कॉपी काट कूट के दे दी, कहते इंग्लिश में लिख के लाओ। मैं हंस रहा हूँ यार, तो और कौन सी इंग्लिश में लिख के लाऊंगा। व्हाट शी मेंट वाज कि इतनी मुश्किल और इकोनॉमिक जार्गन से लोटेड लैंग्वेज में लिख के लाए हो। हम्म, मैं वही ट्रिब्यून और प्रॉफिट वाले माइंडसेट के साथ, हम्म, बाय द वे अभी जो मैं जिस जॉब करूँ उसमें तो इतने जार्गन यूज करते हैं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। और मेरी कॉपी अगर कोई पढ़ लेगा उसको समझ नहीं आएगा मैंने लिखा क्या है, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर स्पेशलाइज्ड पब्लिकेशन। पर गोइंग बैक, उस वक्त फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मुझे अपने राइटिंग स्टाइल को ट्वीक करना है। तो मैंने थोड़ा सा वो सीखा उनसे, कैसे वो क्या कहती भाई, ट्राई टू राइट फॉर द यंग ऑडियंस को समझ आए। प्लेन इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया, वो क्लिक कर। फिर होता है कि हर दूसरे दिन मेरी स्टोरीज टॉप रेड में आना शुरू हो गई, मोस्ट रेड स्टोरीज में। क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग टाइम था वो कि खान साहब की गवर्नमेंट नई नई आई थी। हम्म, और पिछली जो एक जाहिर है, आपको पता है सालों से दो दो गवर्नमेंट, दो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही हैं, और या फिर मिलिट्री होती है। तो लोगों को लगा था यार इकोनॉमी में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था, ये देखो डिफॉल्ट से निकालेंगे कैसे लेके जाएंगे। तो एक तो लक था कि लोगों का इंटरेस्ट था, प्लस मैंने प्लेन लैंग्वेज में लिखना शुरू किया तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, वो टॉप रेड में आना शुरू हो गई। वहां से थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हुआ, फिर कॉन्फिडेंस आया। फिर एक दिन हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि वो डॉलर के ऊपर बड़ा हो रहा था, डॉलर रेट ऊपर नीचे। मुझे कहा इससे वीडियो करो। आईएमएफ के ऊपर जब हम चल रहे थे तो मैंने 2-3 अटेम्प्ट की थी, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो समा के लोगों को पता है, 2-3 अटेम्प्ट की थी हमने, रिकॉर्ड भी कर ली थी, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, एक अच्छा। हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी, कन्वर्सेशन, वो सारी फ्लॉप के। वो कह रही तुम इतने अंकल लग रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड एनालिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट बी अ डिजिटल गाय। डिजिटल आपको पता होगा ज्यादातर लाइक 20 years old, 25 years old हम्म, यंग लोग करते हैं। आई वॉज अबाउट टू हिट माई 40s और मुझे लगा यार कैसे करूंगा मैं, कि एक्टिंग करना शुरू कर दूं, मुझे समझ नहीं आता। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के आपको अपना एक स्टाइल फॉलो करना था। हम्म, तो वो पकड़ के ले गई मुझे, और उस दौरान मैं थोड़ी बहुत ये इनकी वीडियोस देखना शुरू हो गया था। ये जो यूट्यूबर्स हैं, जुनैद अकरम हो गए, इरफान जुनेजो, मोरू वगैरह, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो गया था कि यार ये यूट्यूब पे किस तरह से ये लोग कंटेंट करते हैं। इसमें ये अगर आपके पास, ये लोग तो एक नॉर्मल चीज को भी स्टोरी बना देते हैं, बस एंगेजमेंट इज वेरी की। कहीं कुछ प्रोडक्शन क्वालिटी से कवर करते हैं बट एंगेजमेंट भी होती है कि आप एंगेज कर लेते हैं देखने वाले को। थोड़ा बहुत मैं इस पर नजर रखा था। फिर उन्होंने जब कहा कि भाई मुझे ले गई घसीट के, चलो आज डॉलर के ऊपर स्टूडियो में मुझे बात करो, वो सामने खड़ी हुई कैमरे के, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया, डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, मैंने इस वजह से जा रहा है। बजाय इसके कि मैं खुद से स्क्रिप्ट बनाता, इंटरव्यू था बट शी वॉज बिहाइंड द कैमरा। वो उन्होंने हम्म, पूछा, मैं नेचुरली हंसता हंसता खेलते खेलते मैंने बता दी, वो वीडियो हिट हो गई। हम्म, मतलब से हमने जब फेसबुक पे डाली, आई थिंक वन डे 25-30 30,000 व्यूज एक दिन में आ गए। और मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, इतने 30,000 लोगों ने देखा है, हम्म, मतलब ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर हमने वर्क करना शुरू किया, समा मनी अलग से बनाया। शुरू की कुछ वीडियो समा पे जाती थी मेन पे, समा मनी अलग से बनाया, उसको ग्रो किया आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में थोड़ा बड़ी ऑर्डनरी स्टफ करना। वो एक दफा मैं मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने कहा पाइप नहीं होता जो होस पाइप होता है, वो एक मंगवाया अपने वीडियो एडिटर से, वो लेकर आप हम्म, कंचा डाल के समझाया उसको, यूं करेंगे जैसे कि अगर आप इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन के ऊपर, वो कंचे से रोल करके विजुअलाइज करने की कोशिश की। कभी वो अपना क्या कहते हैं बोर्ड पे मार्कर से समझाने की कोशिश की, प्राइस हम्म, बॉन्ड पे एक बंदा पकड़ लिया जिसके काफी सारे निकले थे, उसकी मैंने निकाला कि अगर इसकी विनिंग परसेंटेज देखें तो क्या चांस है। इस तरह की उल्टी चीजें करते करते फिर हमने कहा कि यार इसको लेके जाओ स्टूडियो में, इसको लेके जाओ एनिमेशन की तरफ। तो वो हम्म, डेवलप होता गया। जब हम एनिमेशन पे गए, लोगों को आइडियाज पहले वाले भी पसंद आ रहे थे, बट वो उसमें जो प्रॉप्स होते थे बड़े जुगाड़ी है। कभी मैंने सब्जी की बास्केट उठा ली कि ये देखें इसमें टमाटर डाल दो, ये समझाने के लिए
कि ये टमाटर भी इतने के आ रहे हैं, कुछ हफ्ते में इतने का हो जाएगा, कि मकरा ही आएगी महंगा हो जाएगा। लोगों को समझ आने लगी कि अच्छा यार ये कर तो इकोनॉमिक रिपोर्ट ही रहा है, लेकिन आम आदमी को समझा। एंड देन वी वेंट टू एनिमेशन, जिसमें मेहनत बड़ी थी, एफर्ट बड़ी थी, लेकिन वो तो फिर मुझे लगता है कि वी हिट सम थ्रेशोल्ड। हमने, मुझे लगता है वो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किया था। हो सकता है बाहर हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे लोग भेजते थे, जिम क्रैमर हो गया और पता नहीं किस किस की चीजें, कभी गौरव राठी की, कभी किसी की, यार ये देखो ये देखो। और जितने लोगों ने भेजे ना, मैंने वो फर्स्ट टाइम देखे थे। तो एज इफ, मतलब शायद किसी को लग रहा हो मैंने वहां से देखा होगा, मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा यार इनसे तो मिलता जुलता स्टाइल। बट बहरहाल हुआ ये कि वो क्लिक हो गया। और हमारे एनिमेटर जो हैं, शुरू में थोड़े स्ट्रगल करते थे, लेकिन एक बार जब हम क्लियर हो जाते थे, कि जब हमने विजुअलाइज करना सीख लिया, क्योंकि हमेशा अच्छा नहीं लगता कि आप बैठ के बस बात करे जा रहे हैं। आप कितनी भी आसान लैंग्वेज यूज कर लें, कितना भी आसान स्क्रिप्ट यूज कर लें, फाइनेंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसमें आपको ग्राफ की, चार्ट की जरूरत लेना पड़ जाती है। हमने बड़ा प्लेन और सिंपल रखा। ज़्यादातर हम यही करते थे, दो दो अपने वेरिएबल्स ले लिए, एक एस पे एक वाई पे, और दिखा दिया कि भाई प्रॉफिट इतना जा रहा है, इंटरेस्ट रेट इतना जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट अगर 7% इन्फ्लेशन हो रही है तो बाहर 7% पे चला गया, प्रॉफिट 10% पे आ रहा है तो वो 10% पे चला गया, नेट प्रॉफिट 3%। वो विजुअलाइजेशन के जरिए हमने दिखाना शुरू किया, वो हिट हो गई, और फिर मुझे लगता है कि वहाँ से ज़बरदस्त काम हो गया। बट देन अगेन टुवर्ड्स द वेरी एंड, थोड़ा सा मुझे लगा था पर्सनली कि यार मुझे, मतलब आई वॉज नॉट रियली ग्रोइंग फाइनेंशियली, was not being able to catch it the way I could have it was if it was my own channel, जैसे लोग करते हैं कि तकरीबन 85,000 की ऑडियंस मैंने बिल्ड कर ली थी यूट्यूब पर, 500,000, क्लोज टू 500,000 ऑन फेसबुक, और 10,000 आई थिंक ट्विटर पे भी हो गए थे। तो वाज अ वेरी बिग साइजेबल ऑडियंस फॉर अ चैनल दैट वाज ओनली 2 year old, और जिसमें सिर्फ एक 40 साल के अंकल बैठे हुए इकोनॉमी फाइनेंस से बात कर रहे हैं। तो बड़ी बात थी हमारे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और पूरे समा में मुझे लोग जानने लग गए थे, टॉप मैनेजमेंट और एंकर वगैरह तक भी मुझे कभी कभी ले लेते थे अपने प्रोग्राम में, क्या आके बात करें, या उनकी टीम अप्रोच कर लेती थी किसी किस्म की कोई हेल्प हो। तो ये अच्छा हो गया था एक्सपेरिमेंट। फिर मुझे लगा यार फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहा, तो ये सारा चीज़ें ठीक है, आई एम 40 नाउ, और अगर 50 तक मैं इंतजार करूंगा कि मेरी सैलरी कोई बढ़ जाएगी या मैं उस तरफ पहुंच जाऊंगा। और उस वक्त थोड़ा सा हमारी समा की ओनरशिप भी चेंज हो रही थी, कुछ तरह की बातें भी चल रही थी कि चेंजिंग हैंड्स की ओनरशिप है। तो मुझे लगा फिर इन द मीन टाइम मैं अपॉर्चुनिटी तो देखता रहता था। आपको याद होगा अगर समा फॉलो करते थे, मैंने वीडियो की थी कि यूके ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, जो 2012 में इन्होंने बंद किया था, ग्रेजुएट स्कीम के नाम से जब खोला है, फिर PSW वीज़ा, वो उन्होंने दोबारा ओपन कर दिया, यानी आप पढ़ने आते हैं तो उसके बाद 2 साल आप काम करते हैं। तो मैंने जब वो वीडियो की तो उसी दौरान मुझे आइडिया आ गया यार मैं भी ट्राई मारूंगा। ऑल्दो आई हैड वेरी वेरी लिटिल होप, क्योंकि मुझे पता था यार मेरे पास 2 स्कॉलरशिप हैं ऑलरेडी, लोग बोलेंगे यार इसका कोई काम नहीं है, स्कॉलरशिप के पीछे पड़ा रहता है। तो मुझे लगा था मुझे नहीं मिलेगी। बट मेरा मकसद जो था वो ये स्कॉलरशिप नहीं था, मेरा मकसद यहाँ पे पढ़ने आना नहीं था, मेरा मकसद था यहाँ पे काम करना। क्योंकि मेरी अमेरिका से जो डिग्री थी उसको मैं अप्लाई नहीं कर पाया, जो मैं जिस तरह की था, जिस वहाँ पाकिस्तान में अब डेरिवेटिव नहीं कवर कर सकते, बॉन्ड मार्केट नहीं कवर कर सकते, गोल्ड की कवरेज लिमिटेड है, मतलब सिर्फ प्राइस की हद तक है। दुनिया मेच्योर मार्केट्स में जाएं आप, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सोफिस्टिकेटेड और मेच्योर मार्केट्स में जो बीट्स हैं, स्पेशलिस्ट पब्लिकेशन, काम जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट पब्लिकेशन है। तो वहाँ पे आप करते करते मुझे लगा यार एक ही तरह का काम हो रहा है। अगेन मुझे मजा आता रहा, पहले डेली न्यूज़पेपर, फिर प्रॉफिट मैगजीन, फिर समा डिजिटल। बट देन अगेन मुझे लगा कि यार अपनी फॉरेन एजुकेशन को मैंने फॉरेन मार्केट में तो टेस्ट ही नहीं किया। आई रियली वांटेड टू स्ट्रेच माई सेल्फ, और वाकई मैंने अपने आप स्ट्रेच कर लिया है। जिसको मैं काम करूँ इतना मुश्किल है, हर दिन मुझे एक चैलेंज लगता है कि पीपल थिंक आई एम वन ऑफ द, ठीक है, नॉट टॉप जर्नलिस्ट बट वन ऑफ द गुड बेटर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। बट मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इतना मुश्किल काम है यहाँ पे। तो इंग्लिश में रिपोर्टिंग करो सारी, फिर पास बार यू कम अक्रॉस पीपल विद स्ट्रॉन्ग एक्सेंट्स, कोई फ्रेंच होता है, कोई स्पेनिश होता है, पूरी यूरोपियन मार्केट हम कवर कर रहे हैं, उनको कैच करना बड़ा मुश्किल होता है। बट अगर वो काम की इन्फॉर्मेशन दे रहे, बात ऐसा हुआ है कि मैंने 10-10 मिनट की कन्वर्सेशन की, आई कुड बेरली रिटेन 10% ऑफ व्हाट दे सेड। उनके सोर्स हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेंट जिससे मुझे समझ नहीं आ रही थी। कोई इंग्लिश में ही बात कर रहा है तो साथ साथ नोट्स लेना स्पीड में। फिर डेट फाइनेंसिंग या डेट कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है, उसको अगर आप कवर करते हैं तो जो जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, लॉयर, फाइनेंशियल एडवाइजर या आपके एनालिस्ट वगैरह, वो इतने जार्गन यूज करते हैं। तो पाकिस्तान में तो इतना वास्ता मेरा पड़े नहीं जार्गन से जितना यहाँ पड़ा। उनको समझना कि यार ये क्या बोल रहा है। फिर ऑब्वियसली आप हेजिटेट भी करते हो कि यार अगर उनको हर चीज़ बोलोगे कि यार एक्सप्लेन करो, ये बोलेगा भाई मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है, बिजनेस जर्नलिस्ट है और इतनी
अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहे, ये नहीं पता। एक बार हुआ मेरे साथ, मेरे सेकंड वीक में अच्छा। एक सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट को मैंने कॉल की, और पहले 2-3 मिनट बड़ी अच्छी कॉल गई, बड़ा हम्म। साफ क्लियर एक्सेंट। जो मुझे जब किसी को मैं कॉल करता हूँ उसका एक्सेंट साफ क्लियर होता है ना, होता है शुक्र है यार, जो बोल रहा है समझ में आएगा। तो पहली बात तो ये तसल्ली है। एक्सेंट सामने वाले को मुश्किल होता है, चलो भाई टेंशन, आधा काम तो इसका। बट दे अंडरस्टैंड, जो मेरी टीम के लोग हैं वो बहुत गाइड करते हैं कि नहीं ऐसा होता है, बट दैट्स फाइन। हम्म। तो वो अच्छी 2-3 मिनट चली, उसके बाद मैंने कुछ बड़े डम और स्टूपिड क्वेश्चन कर लिए कि मेरा दूसरा ही हफ्ता था और मुझे डेट फाइनेंसिंग की इतनी समझ नहीं है। तो मैंने उससे 2-3 बेसिक चीजें पूछ ली, वो तो फिर जो है जनाब ही गॉट पिस्ड ऑफ। मतलब गुस्सा नहीं हुआ, बहुत हम्म। ही सरकास्टिकली प्यार से सॉफ्ट टोन में। हाँ। तो उसने मुझे जलील किया कि इट्स अनप्रोफेशनल, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू दिस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ। और आई हैव इयर्स ऑफ रिसर्च, और आप इस तरह से बगैर प्रिपेयर किए मुझे कॉल कर रहे हो। बट वो थोड़ा सा, मतलब ये मैं कोल्ड शोल्डर। मैंने उससे अपोलोजाइज भी कर लिया, और फिर बाद मैंने कहा, मैं हालांकि मैंने उसको बड़ा एक्सप्लिसिटली कहा था कॉल के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में कि आई एम न्यू टू दिस फील्ड एंड न्यू टू द कंपनी, एंड आई नो हम्म। दैट यू कैन हेल्प मी डू माई जॉब बेटर। तो मैंने कहा मुझे हेल्प चाहिए स्टोरी के लिए, एक्सप्लिसिटली कह दिया था नया हूँ, फिर भी उसने मुझे दलील किया। उसके बाद जब वो दलील करा था, मैंने उसको रिमाइंड कराया, मैंने मैंने इसलिए शुरू में आपको कहा था कि मैं नया हूँ तो मैं सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझता। हम्म। बट ही केप्ट ऑन सेइंग यू शुड प्रिपेयर बिफोर कॉलिंग पीपल लाइक। थोड़ा सा ऊपर से आ रहा था। बहरहाल मैंने पोलाइटली उससे अपोलोजाइज कर हम्म। लिया, ऐसा भी हो जाता है। बट ये है कि ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन अगेन मुझे था कि जो मेरा मेन मकसद था आने का, कि यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है, अपने आप को चैलेंज करना है, वो हो रहा है। तो ये 2 साल में जो मुझे अगर मिल जाता है, होपफुली मैं रियली होपफुल कि मिल ही जाएगा, कि 2 साल का अच्छा। वीजा अगर मुझे मिलता है, मैं 2 साल का, मतलब 3 महीने तो कर चुका हूँ। 3 महीने में इतना सीखा है कि अगर कल भी वापस भेज देंगे, आई एम हैप्पी टू कम बैक। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा चांस मिलता है और काम करने का, तो मैं बहुत सीख रहा हूँ। और फाइनेंस, और स्पेशली डेट फाइनेंस, जो कि यूरोप और अमेरिका तो चलता ही डेट के ऊपर है, हम्म। तो वो बड़ी स्पेशलाइज फील्ड है। बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में, और इतना चैलेंजिंग है कि मुझे एक थोड़ा सा आ जाता है ना आपके अंदर कि यार लोग पहचानने लग गए, सड़कों पे आपको पहचान रहे हैं, मार्केट में पहचान रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम मैच देंगे वहाँ पहचान रहे हैं कि फारूक बलोच, आप तो समा पे आते हो, मोहल्ले में लोग हम्म। जानना शुरू हो गए, ऑफिस में हर बंदा मुझे ऑफिस में नाम लेके बुलाता है, जिसको मैं पहली बार भी देख रहा होता था, वो टीवी का हो या टीवी चैनल में मार्केटिंग साइड, किसी भी साइड पर लोग देख रहे थे। तो हम्म। वो एक चीज आती थी ना, अच्छा भाई आपको लगता था यार आप कुछ बन गए हो, हालांकि इट वॉज वेरी बिगिनिंग, अभी मैं सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था। आई थिंक इट कुड कुड रियली गो हम्म। और भी और ज़्यादा भी इसको एक्सपेंड कर सकता था। लेकिन ऑब्वियसली जो 2 मेन पर्पज थे, अपने आप को यहाँ पे टेस्ट करना आके बिगर स्टेज पे, वो एक मुझे लग रहा है, वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। सेकेंडली ऑब्वियसली इनकम वाइज, मैं आपसे इनकम शेयर तो नहीं करूंगा, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें अंदाजा है। जस्ट टाइम्स कर लें, मतलब मेरी हम्म। पाकिस्तानी सैलरी से, मतलब आप शायद मैं साल भर लग जाए जितना मैं यहाँ पे 1-2 महीने में कमा लूँ। लेकिन अगेन, अगर आप यहाँ के लाइफ स्टाइल के हिसाब से देखेंगे, तो मुझे लगता है इट्स कॉम्प्रोमाइज ऑन माई लाइफ स्टाइल, इन द हम्म। सेंस कि वहाँ जो मेरा लाइफ स्टाइल था वो बेहतर था। हम्म। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड हम्म। कंट्री में बेहतर होती है, लेकिन अगर आप अपनी इनकम और सेविंग्स को देखो, अपनी परचेजिंग पावर को देखो हम्म। इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, तो हम्म। मैं मेरा थोड़ा सा भी एक आध स्टेप नीचे आया हूँ, मे भी कुछ अर्से में शायद मैं वापस उस लेवल पे आ जाऊँ। अभी थैंक कुछ यू साल फारूक के भाई, इट वाज बहुत वंडरफुल महंगा है। टॉकिंग टू यू। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, दोनों स्कॉलरशिप्स और फिर समा का एक्सपीरियंस। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे। और आई होप कि आप जो है आपकी यूट्यूब चैनल से तो हम इस्तेफादा हासिल करते हैं। आई थिंक जो इंग्लिश पे भी आपने कुछ किया था रिसेंटली, सो वी मोर हाँ वो, सी यू। या एंड वो अल्लाह फ्रीलांसिंग ताला है। आपको इसी तरह जो है कामयाब करे। वक्त बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो चुका है इसका।